मोदी के अलावा कोई चीज मेरे दिमाग में आई हो, या कोई चीज मैंने सोची हो, या किसी चीज के बारे में मैंने सोचा हो, जब से मैंने अपने बिजनेस, जो मेरे बिजनेस हुआ करते थे, जब से मैंने उनको माइंड अप किया है, और उस दिन से जब मोदी केयर फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में आया, मोदी केयर से जब मैं जुड़ा, उसके बाद में मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने किसी और चीज के बारे में, किसी और कंपनी के बारे में, किसी और व्यापार के बारे में मेरी गलती से भी मेरे मन में कोई ख्याल आया हो। बिकॉज मैंने डॉक्टर सुरेखा मैम को मैंने बढ़ते हुए देखा। मैं जब मोदी केयर में आया था तो मैम का चेक 50-55 लाख हुआ करता था, लेकिन मैंने फिर 60 लाख देखा, मैंने 65 देखा, 70 देखा, 75 देखा, 80 देखा, 90 देखा, और मैं 1.25 करोड़ प्लस का चेक भी आज देख पा रहा हूँ। तो ये क्या है? मैं धृतराष्ट्र बन के नहीं रह सकता कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा हो और मैं उसको इग्नोर करूं। नहीं, अगर मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है तो मुझे अच्छाई और बुराई उसमें ढूंढनी चाहिए, अच्छा और बुरा मुझे ढूंढना चाहिए, गलत और सही का मुझे निर्णय लेना चाहिए। तो मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा था? मेरी आंखों के सामने मेरी अपलाइन जगत सर बढ़ रहे थे, मेरी अपलाइन मलिक सर बढ़ते जा रहे थे, मेरी अपलाइन तरुण सर ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे थे, मेरी अपलाइन गुरु मेंटर सुरेखा मैम का चेक बढ़ रहा था, उनका दायरा बढ़ रहा था, उनकी सोच बढ़ती जा रही थी, उनकी टीम ग्रो कर रही थी। तो क्या मैं धृतराष्ट्र बन के सिर्फ आंखें बंद करके और मैं बैठा रहूं? नहीं, वो समय अब वो बहुत पुरानी बात थी, बहुत पुराना समय था कि हमको धृतराष्ट्र बनना पड़ा। नहीं, अगर हम अभी भी इस युग में भी 2022 में भी और 23 में भी अगर हम धृतराष्ट्र बन के बैठे रहेंगे, हमारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज मेरी टीम में लगभग 86 कारें आ चुकी, और फिर भी लोग अगर धृतराष्ट्र बन के बैठे रहे, ये कारें कहां से आ रही है? अरे भाई, आसमान से टपक नहीं रही है। लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, लोग मेहनत मतलब फील्ड में जाते हैं, इसलिए कारें आ रही। तो अगर अभी भी हमको सिर्फ ये देखते रहना है, सिर्फ ये सुनते रहना है, सिर्फ केवल वॉच करते रहना है, नहीं नहीं, अगर अगर इस बात को हम अभी नहीं समझे, इस बात को हम नहीं समझ पाए, तो फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे, फिर हम बहुत देर कर देंगे। और फिर एक समय आएगा जब काश, किंतु, परंतु, संतु, ये कुछ शब्द हमारे पास रह जाएंगे कि काश हम उस समय समझ जाते, परंतु हम समझे नहीं, काश ऐसा हो जाता। सुरेखा मैम तो लीग बहुत सालों से, बहुत महीनों से कर रही थी, मैम कमांडो ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब सारी चीजें, वो तो आजादी मार्च भी कर रहे थे, वो जिम कॉर्बेट भी हमको लेके गए थे, मेरे साथ ही कुछ गए थे, लेकिन हमने उस समय डिसीजन नहीं लिया। तो ये काश, किंतु, परंतु, संतु, ये जो वर्ड है ना, इनको उठाओ और एक कोने में ले जाके डीएसएलआई लो और सीख लगा दो, इनको जला दो। आज ही और अभी करना है, अभी करना है, अभी डिसीजन लेना है। ये चीज मेरे अंदर आई, क्योंकि मैं धृतराष्ट्र बन के रह नहीं सकता था, मैं केवल वॉच नहीं करता, मैं देख नहीं सकता था, मैं चाहता था मैं इस युद्ध में कूदूं, मैं इस कर्म भूमि में कूदूं, और जाके मैं युद्ध को लड़ूं, मैं युद्ध रूपी बेरोजगारी से लड़ूं, युद्ध रूपी मैं महामारी से लड़ूं, युद्ध रूपी मैं जो गरीबी चल रही है इससे मैं लड़ूं, लोगों को मैं रोजगार दूं, लोगों के जीवन बदलूं, लोगों के सपने दिखाने में उनकी मदद करूं, सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करूं, जैसे सुरेखा मैम कर रही हैं, वो कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो मेरे अंदर एक चीज आई कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे उतरना पड़ेगा। और मैंने डिसीजन लेने में, दोस्तों, मोदी केयर को ज्वाइन करने में मैंने 3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाया, और मेरा 7-8 लाख रुपए महीने की जो इनकम थी वो मैंने साइड करी। मैंने बिल्कुल, लोग 15,000 की नौकरी को छोड़ने में शायद 1500 बार सोचेंगे, और मैंने 7-8 लाख रुपए की महीने की इनकम को सोचने में मात्र 3 मिनट लगाई, और मैंने फुल टाइम मोदी केयर में कूद पड़ा, फुल टाइम मोदी केयर में कूदा। और उसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि जब आप किसी चीज में विश्वास के साथ और भरोसे के साथ होते हैं, क्या लगता है आपको? आपने क्या सुरेखा मैम की स्टोरी नहीं सुनी? हर उस सक्सेसफुल लीडर की स्टोरी नहीं सुनी? कितनी दिक्कतें आई, कितनी, मतलब मैं जब भी आजादी मार्च में जाता हूँ, हर बार मेरे एक बार आंसू निकलते हैं। और वो जो लास्ट वाला सीन होता है, जब सुरेखा मैम जब अपनी स्टोरी रखती हैं, उस समय वो जो माहौल बनता है वहां पे, मतलब ऐसा लगता है कि हमारा जीवन क्यों हुआ, हम जिंदा क्यों हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं, हमारे अंदर सांसें दौड़ रही हैं, 373 कैलोरी का दिमाग हमारे अंदर है, ये 4,000 करोड़ का शरीर लेके हम घूम रहे हैं, फिर भी हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और यही हमने इन सेशन से सीखा है, हमारी सारी अपलाइनों से सीखा है, सुरेखा मैम के हर एक सेशन से हमने सीखा है।
तो हम सुरेखा मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इस लायक बनाया कि आज हम हजारों लोगों का जीवन बदल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। और सेकंड थैंक्स मैं सीके शर्मा जी को, मेरे मेरे टीम के होनहार लीडर, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, बहुत फास्ट चल रहे हैं और बहुत नॉलेज है इनके पास में। उनके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आपने जो है बहुत अच्छा होस्ट किया और मैम का एडिफाई बहुत अच्छा किया। सो थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो है सफल कैसे बने, सफल कैसे बने, कैसे कैसे हम आगे बढ़े, कैसे उस मंजिल तक पहुंचे, कैसे अपना हर एक सपना पूरा करें जो हमने देखा है, कैसे हर एक सपने को पूरा करें जो हमारा परिवार देखता है, कैसे उस सपने तक पहुंचे, कैसे उस महंगी गाड़ी तक पहुंचे, कैसे उस महंगे बंगलों तक पहुंचे, कैसे वो खूब सारा बैंक बैलेंस हमारे अकाउंट में पहुंचे, कैसे हम विदेश यात्राएं करें। क्या ये सिर्फ ख्वाबों में ही रहेगा? क्या ये सब सपनों में ही रहेगा? इसको साक्षात धरती पर कैसे उतारें, कैसे हम इसको अचीव करें, आज उसके विषय में बात करेंगे। और मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने किया, और इत्तेफाक से मैम ने भी मुझे वही टॉपिक दिए हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हुआ करते हैं, क्योंकि मैंने इनको जाना है, बहुत नजदीक से जाना है और मैंने इन चीजों को फॉलो किया है। तो फर्स्ट मैं चाहूंगा सीके जी आपकी मदद से कि आप स्लाइड को जो है स्क्रीन पे लाएं, और मैं सबसे पहले बात करूंगा ओनरशिप। ओके सर। दोस्तों, ओनरशिप क्या होती है? व्हाट इज द मीन ऑफ ओनरशिप? स्वामित्व, जिम्मेदारी लेना, अपनापन, मेरा। और जब तक ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं आएंगी, मैं ये बिजनेस कैसे करूंगा? लोग मेरे को फोन करते हैं, लोग मेरे से कहते हैं कि सर आपकी, अभी मैम भी बोल रहे थे, बहुत कुछ बोला, एक स्पीड नाम लिया था मैम ने, फास्ट नाम लिया था, तो क्या कारण है? कैसे? फर्स्ट डे से जब मैं मोदी के में आया था, पहले दिन से इस चीज को माना कि ये बिजनेस मेरा है और मैं अपने लिए करूंगा, और करूंगा तो अपने लिए करूंगा, नहीं करूंगा तो अपने लिए नहीं करूंगा, लेकिन मुझे करना है। और मैं इस बिजनेस में अपने लिए आया हूं, मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। तो मैंने पहले दिन से ओनरशिप ली, मैंने जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो अपनापन है ना, जो मेरा है, ये भावना जब आपके अंदर प्रकट हो जाती है, आपके अंदर विद्यमान होती है, तो यही चीज आपको बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अगर आपसे पूछूं ये देश किसका है, ये देश किसका है, और मैं आपसे पूछा हूं ये देश किसका है, हाथ उठा के बोलिए, तो आपके क्या शब्द होंगे मुझे अच्छी तरह पता है। आपके शब्द होंगे ये देश हमारा है, और मैं यही सुनना नहीं चाहता। जब देश की बात आती है तो हमारा है, और मैं आपसे सेकंड टाइम पूछूं कि बीवी किसकी है, तो आपका जवाब होता है मेरी। देश हमारा है और बीवी मेरी है। ये बीवी के प्रति जो भावना है, मैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो ये बीवी की जो भावना आती है ना, कि बीवी मेरी है और देश हमारा है, ये देश के प्रति भी भावना वही होनी चाहिए कि देश, जब बात आए कि देश किसका है, तो छाती ठोक के हम बोले कि देश मेरा है, देश मेरा है। और जो मेरा है ना, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस मेरा है, बिजनेस मेरा है, ये प्रोडक्ट मेरे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेरी है, समीर मोदी सर मेरे हैं, मैनेजमेंट मेरा है, सुरेखा मैम मेरी है। ये जो अपलाइन के प्रति जो रिस्पेक्ट आता है, और ये जो मेरापन होता है, जो अपनापन होता है, इसको कहते हैं ऑनरशिप। और मैं देखता हूं अपनी नजरों से, मैं अपनी टीम में भी देखता हूं, मैं क्रॉस लेग में भी देखता हूं, लोगों को 2-2, 3 साल, 4 साल हो जाती है, 4-4 साल हो जाते हैं, 5-5 साल हो जाते हैं, और वो सफल इस कारण से नहीं हो पाते क्योंकि वो मालिक बनना नहीं चाहते, उनके अंदर स्वामित्व की भावना नहीं है,
वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, वो ऑनरशिप लेना नहीं चाहते। मैं जब मुझे अच्छी तरह ध्यान है, पुराने प्लान में हमारे में 16% हुआ करता था और 22% से हम डायरेक्टर बनते थे। पहला ऐसा व्यक्ति था जो 16% में होटल लिया। 16% पे जब मैं था, होटल लेता था और मैं सेमिनार किया करता था। आज का प्लेटिनम डायरेक्टर भी सेमिनार नहीं करता होगा, आज का एसईडी भी सेमिनार करने की हिम्मत नहीं करता है, आज का ईडी भी सेमिनार करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि पैसा खर्च होता है होटल बुक करने में, लोगों को बुलाने में कितनी हेडक होती है, कितनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि दिल्ली जब हमारे इवेंट हुआ करते थे, सुरेखा मैम के इवेंट हुआ करते थे, कंपनी मैनेजमेंट के जब कंपनी के इवेंट हुआ करते थे, हम पानीपत तक हम गए हैं, हम चंडीगढ़ तक गए हैं, हम दिल्ली तक गए हैं, और मैं यहाँ से जयपुर से बसें भर भर के यहाँ से लोगों को ले जाया करता था। दैट इज कॉल्ड ऑनरशिप। ऑनरशिप की भावना। मैं खुद मैं देखता हूं कि लोगों के टाइटल बड़े हो जाते हैं, वो डायमंड भी बन जाते हैं, वो ब्लैक डायमंड भी बन जाते हैं, वो डबल ब्लैक डायमंड भी बन जाते हैं, और बहुत से तो टीबीडी भी बन जाते हैं, लेकिन एक सेमिनार नहीं कर पाते हैं, एक सेमिनार करने की जिम्मेदारी नहीं लेते, ऑनरशिप ले ही नहीं पाते, उनको डर लगता है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है। उनकी सोच बता रहा हूं मैं, ये बिजनेस हमारा है, जैसे देश हमारा है। जब देश की जिम्मेदारी उठाने की बारी आती है, जब हमको कहा जाता है कि गंदगी मत फेंको, स्वच्छ भारत अभियान जब चलाया जाता है, तो हम उसमें कमियां निकालते हैं, क्योंकि ये देश, हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी गंदगी फेंक देते हैं, हम सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो हम उसको क्षति पहुंचाते हैं, उसमें नुकसान करते हैं, क्योंकि ये हमारा है। और हमारे घर में हम डस्टबिन रखते हैं, हमारे घर में हम तोड़ फोड़ नहीं करते, क्योंकि वो घर मेरा है। ये जो भावना है ना, ये जो ऑनरशिप नहीं लेने की जो भावना है और ऑनरशिप लेने की भावना है, ये जो इतना सा अंतर है सक्सेस में और मतलब कामयाबी में और कामयाब नहीं होने में, ये छोटा सा अंतर आपको सफल और असफल बनाता है। हमने सीखा अपने अपलाइन से, हमने सीखा सुरेखा मैम से कि कैसे जिम्मेदारी ली जाती है, कैसे टाइम का पंक्चर रहा जाता है। जो ऑनरशिप होगा ना, जो ऑनरशिप लेता है, जो जिम्मेदारी उठाता है, जो जिम्मेदार होता है, वो एक एक मिनट का हिसाब रखता है दोस्त, एक एक मिनट का हिसाब रखता है। ऑनर से दो दो व्यक्ति थे, सिविल से जो है सिविल डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुए, और जाके दोनों व्यक्ति साथ में, मतलब दोनों साथ में नौकरी करते थे, रिटायरमेंट जो है साथ में हुए, 60 साल की एज थी। और दोनों व्यक्ति जब रिटायरमेंट हुए तो एक व्यक्ति तो अपने बिजनेस को ओपन किया और बिजनेस बढ़ाने लग गया, और एक घर पे जाके सो गया, और उसका बिजनेस है जो 200-250 करोड़ की कंपनी बन गई, उसका बिजनेस, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। और एक बार क्या होता है, जब वो वैकेंसी अपनी कंपनी की निकालते हैं, तो 65 साल की एज में एक व्यक्ति वहां पे अपना बायोडेटा लेके आता है, और जब बायोडेटा लेके आता है, जब इंटरव्यू जब ले रहे होते हैं, तो आमने सामने जब मिले, तो उन्होंने बोला आप तो वो हो, आप यहाँ कैसे? फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ कैसे? बोले दिस इज माय कंपनी। अच्छा, ये आपकी कंपनी है? और आप? बोले मैं तो नौकरी मांगने आया हूँ। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, दोनों एक साथ रिटायर हुए, और दोनों की तनख्वाह सेम थी, और उन्होंने उनको नौकरी दी। तो एक बार जब ऑफिस में बैठे थे, बोले इतना बड़ा कारनामा कैसे खड़ा किया, इतना कारवा कैसे बनाया, आप यहां तक कैसे पहुंचे, मुझे बताएं तो सही। तो बोले वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं बताता हूँ कि जब हम साथ में नौकरी करते थे, हम नौकर थे, दोनों साथ में नौकरी करते थे कि नहीं करते थे? बोले करते थे। बोले आपकी भी तनख्वाह 2000 थी और मेरी भी तनख्वाह 2000 थी, नहीं थी कि बिल्कुल थी। और आपको ध्यान है, जब एक बार हम उस ऑफिस से जब निकले थे काम करके, तो 1 किलोमीटर आगे आके मैंने आपसे बोला था कि सर गलती हो गई, हमारे ऑफिस के पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, और उसमें लाइट भी जली हुई है, हमको वापस जाके ऑफिस जाके उन तीनों चीजों को बंद करके आना चाहिए। तो आपने क्या बोला था? अरे कोई बात नहीं, कल कर देंगे, और 1 किलोमीटर वापस जाएंगे, 1 किलोमीटर वापस आएंगे, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा, कल देख लेंगे कल। और हमारी जेब में से क्या जा रहा है, सब कंपनी का है। आप नहीं गए थे उस समय, मैं 1 किलोमीटर दूर से वापस आया था, और ऑफिस मैंने खोल के टीवी कूलर बंद किया और लाइटें बंद करी, मैं लौट के वापस आपके पास आया था, तब हम दोनों आगे अपने रूम पे गए थे। मैं उस समय भी अपने आप को मालिक समझता था, इसलिए वापस लौट के आके मैंने लाइट बंद करी,
और आप उस समय नौकर अपने आप को समझते थे। आज भी अपने आप को मालिक समझता हूं, इसलिए मैं मालिक हूं। और आप उस समय से लेके आज तक अपने आप को आप नौकर समझते हैं, एम्प्लॉय समझते हैं, तो आप आज तक एम्प्लॉय हैं। मैं उस समय भी ओनरशिप लेता था, मेरा स्वामित्व उस समय भी था, मेरी जिम्मेदारी उस समय भी मैं उठाता था। और ये जो ओनरशिप का जो एटीट्यूड है ना, यही इंसान को आगे बढ़ाता है, मालिक बनाता है। दोस्तों, ये जिम्मेदारी जब तक हम नहीं उठाएंगे, अगर आज भी हम अपलाइन के फोन आने से अगर हम लॉयल्टी करते हैं, आज भी हम अपलाइन के कहने से हम ट्रेनिंग में आते हैं, आज भी हम अपलाइन के कहने से इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और आज भी हम फील्ड में तब जाते हैं तब अपलाइन का फोन आता है, इसका मतलब ये बिजनेस अपलाइन का है, आपका नहीं है। आप आज भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, आप आज भी ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। कैसे काम होगा? ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मैं अपने लिए कर रहा हूं। क्या कारण है कि बहुत से लोग आते हैं जो 6 महीने में टीबीडी बनते हैं, 11 महीने में टीबीडी बनते हैं? क्या कारण है? क्योंकि वो फर्स्ट डे से, मैं 28 दिन में डायरेक्टर बना था, और मैं बता दूं आपको कि मेरे 7वें महीने का चेक था, वो 1.25 लाख रुपए था, और 20वें महीने का चेक मेरा 20वें महीने का चेक 5 लाख रुपए था। क्योंकि फर्स्ट डे से एक चीज ली, वो थी ओनरशिप, जिम्मेदारी। क्योंकि मैं खुद मालिक हूं बिजनेस का, मैंने अपलाइन का हमेशा आशीर्वाद अपने साथ रखा, सिस्टम को फॉलो किया, कंपनी के सिस्टम को फॉलो किया, लेकिन ओनरशिप पहले दिन से ली। मैंने बताया 16% से मैं अब तक इवेंट करते आ रहा हूं, और राजस्थान में हम बड़े बड़े इवेंट करते हैं, 2,500-3 हजार का इवेंट तो हम कभी भी कर देते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं हम, आरटीपी करते हैं, 1 नाइट 2 डेज की आरटीपी करते हैं। लोग सोचते नहीं पाते, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लोग सोचते नहीं है, लेकिन हम कर देते हैं, हम कर देते हैं। क्योंकि हम क्यों करते हैं? क्योंकि पहले दिन से हमने ओनरशिप ले रखी है, हमने जिम्मेदारी उठा रखी है फ्रेंड्स। यही होती है ओनरशिप, यही होता है स्वामित्व। एक बच्चा क्रिकेट खेल के आया, रणजी खेलता था, कर्नाटक और दिल्ली का मैच था, रात को घर पे आया 12 बजे, खाना खाया, माँ ने सुला दिया, और माँ ने आके 2:30 बजे जगाया उस बच्चे को, और माँ ने बोला कि बेटा उठ, तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। कोई माँ जब अपने बच्चे को बोले ऐसा, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, दुनिया खत्म हो जाती है, दुनिया पाताल को चली जाती है। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस बेटे पे क्या गुजरी होगी उस समय, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। रात के 2:30 बजे माँ ने बेटे को उठाया, बेटा उठो, और बेटा उठा। जब वो रोया, पिताजी के कमरे में भागा, पिताजी से लिपट के रोया, चिपक के रोया, और थोड़ी देर बाद आया कि रणजी का कल भी मैच है। रोते हुए माँ से बोला कि माँ अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन का मुझे कल डिसीजन लेना है। माँ ने रोते हुए बोला, बेटा अपने कोच को फोन कर। उस बच्चे ने कोच को फोन किया, और कोच से बोला कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। कोच ने बोला, बहुत बुरा हुआ, पिताजी को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपका पूरा जीवन आपके सामने पड़ा हुआ है, आपका पूरा कैरियर, पूरी लाइफ आपके सामने है। डिसीजन जो गया उसको तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो आज प्रेजेंट में है आपके पास, उसको जिंदा रखने के लिए, उसका रखरखाव करने के लिए आपको निर्णय लेना है। और दोस्तों, सुबह 4 बजे वो ग्राउंड में पहुंचा, उसने प्रैक्टिस करी, और रणजी का वापस मैच उसने दूसरे दिन रणजी का मैच खेला, 90+ उन्होंने रन बनाए, और अपनी टीम को उस संकट से निकाला। और वापस मैच खत्म होने के बाद वापस आके उन्होंने अपने पिताजी का दाह संस्कार किया। जी हाँ दोस्तों, मैं विराट कोहली जी की बात कर रहा हूं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी। ये ओनरशिप, ये जिम्मेदारी कहां से आई? उनके अंदर जिम्मेदारी थी, ओनरशिप लेने के लिए तैयार थे, और उनका एक डिसीजन, आज दुनिया में विराट के नाम से कौन नहीं जानता उस व्यक्ति को, उस इंसान को कौन नहीं जानता है? आज दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो विराट कोहली को नहीं जानता होगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट ओनली ओनरशिप। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ एक जिम्मेदारी उठाते हैं। लोग भटकते हैं, और लोग वही भटकते हैं, लोग वही मिसगाइड होते हैं, लोग वही दूसरी कंपनियों में जाते हैं, लोग वही एक ऑप्शन रखते हैं साथ में
जिनके अंदर ओनरशिप नहीं है, जिनके अंदर जिम्मेदारी लेने का जज्बा नहीं है, जिनके अंदर जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते क्योंकि वो डरते हैं, वो सरल रास्ता ढूंढते हैं, वो कठिन रास्तों पे चलना नहीं आता उनको, क्योंकि उनको पता है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो सरल शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्लान को ढूंढते हैं, वो छोटी मोटी चिट्टू चूरन कंपनियों को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। उनको पता है मोदी केयर में आने से जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। दोस्तों, वीरेंद्र परमार आज वीरेंद्र परमार इसलिए नहीं है कि वो सक्षम था, नहीं, इसलिए नहीं है। वीरेंद्र परमार इसलिए आज वीरेंद्र परमार है कि अपलाइन का आशीर्वाद हमेशा रखा, सीखने का लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर रखा और हमेशा ओनरशिप ली। मुझे ध्यान नहीं है कि कभी मेरी अपलाइन ने मुझे फोन करके ये बोला होगा कि ये इवेंट है, इसके टिकट लो, मुझे ध्यान नहीं है। आप मेरी सभी अपलाइनों से पूछ सकते हैं। मैंने जैसे ही मैसेज देखा ग्रुप में और मेरा सेकंड के अंदर फोन गया, सर मुझे पास चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, मैंने कभी मौका ही नहीं दिया। और आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि आज भी इवेंट के लिए फोन करके उनको बताना पड़ता है, फोन करके बुलाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब तक इस बिजनेस में ओनरशिप नहीं आएगी, जब तक इस बिजनेस में हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, सफलता के बहुत कम चांसेस है। सफलता आप हो जाएंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जल्दी सफल होना है, तेज सफल होना है, जल्दी ग्रोथ करनी है, तो हमको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और ना केवल ओनरशिप, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जिसको कहते हैं हम हार्ड वर्किंग। ये जो परिश्रम है ना, ये हमको करना पड़ता है, मेहनती हमको बनना पड़ता है। हार्ड वर्क हमको करना पड़ता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ हार्ड वर्क? और मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से हार्ड वर्क है सिंपल सा वर्क। ये हार्ड वर्क तो बोला जा रहा है लेकिन बहुत सिंपल वर्क है। डेमो प्लान करना, रोजाना फील्ड में जाना, रोजाना ग्राउंड पे जाना, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग में आना, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेनिंग लेना, सेमिनार करना, इवेंट करना, दिस इज हार्ड वर्क। मोदी केयर में तो हार्ड वर्क किसी कहते हैं? आपको ईंटें नहीं उठानी, आपको सीमेंट का कट्टा नहीं उठाना, आपको कुएं से पानी नहीं निकालना, आपको रोजाना वो 3 खंड का टिफिन पैक करके आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना और उसको खाली करके रात को बासी वो जो वापस लाके किचन में नहीं रखना उसको। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है जो आपको कभी कभी आपके सपने में आता है राक्षस की तरह, जो आपको डराता है। कोई बॉस नहीं है आपके ऊपर, और बॉस वाली डांट भी नहीं मिलती, बॉस वाली वो लात भी नहीं मिलती, बॉस वाली वो फटकार का भी डर नहीं है। तो हार्ड वर्किंग केवल कहने के लिए हार्ड वर्किंग है, लेकिन इट इज नॉट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क बिकॉज ये तो बहुत सिंपल सा वर्क है, बहुत इजी सा वर्क है। सुबह से कितनी मीटिंग करी मैंने? मात्र 2 मीटिंग करी है। और घर पर जब 10-11 बजे जाऊंगा तो जेब में 25 से 30 हजार रुपए आ जाएगा। दिस इज सिंपल वर्क। लेकिन यहां हार्ड वर्क क्यों बोल रहा हूं कि जो हमारा काम है इसको हार्ड तरीके से करना है, सॉफ्ट तरीके से नहीं करना है। तो मतलब डेमो प्लान करने हैं तो करने हैं, नए लोगों पे काम करना है तो करना है, वो नए लोगों की लिस्ट बनानी है तो बनानी है, उनको कॉलिंग करनी है तो करनी है, उनको मोदी का सिस्टम समझाना है तो समझाना है, उनको प्रोफाइल बतानी है तो बतानी है, उनको डायरेक्ट सेलिंग बतानी है तो बतानी है। इसमें किसकी लापरवाही? इसमें तो हम लापरवाही नहीं कर सकते, इसमें तो हम डिले नहीं कर सकते। इवेंट में जाना है तो जाना है, ट्रेनिंग में जब जाना है तो जाना है। लोग कहते हैं अरे आजादी मार्च तो वही है सर, जो पिछली बार हुआ था वही रिपीट होता है। अरे यही तो कमी है हमारे अंदर। आजादी मार्च एक जैसा नहीं होता है, उसकी स्क्रिप्ट एक जैसी है, स्क्रिप्ट एक जैसी है, लेकिन लोगों के जीवन बदल रहे हैं वहां से। वो सेमिनार एक जैसा नहीं होता है, उसकी स्क्रिप्ट एक जैसी है, लेकिन उसी सेमिनार से लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं। मैं सालों से हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया एक चौपाई पे, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख हुई। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब मैं पिछले लगभग 15 से 20 साल से मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, लेकिन इस चौपाई पे मेरी कभी नजर नहीं गई, कभी ध्यान ही नहीं गया। और एक दिन जब ध्यान गया तो मैं सोचने लग गया मैं कब से पढ़ रहा हूं। जब उस किताब के पन्ने को खोलेंगे, हर बार एक न एक चीज आपको नहीं मिलेगी, हर बार उसमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मुझे सीखने के लिए मिला कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख हुई।
अगर 7 बार हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया, उसका पाठ कर लिया, तो छूटे ही बंद महासुख होई। सारे बंधन छूट जाते हैं, सारी समस्याओं से निजात हो जाती है आपको, और सुख ही सुख आपके जीवन में होता है। कभी ध्यान ही नहीं दिया। यही तो हार्ड वर्क है भाई, यही तो हार्ड वर्क है कि सर्दी को छोड़ के, शादी को छोड़कर मीटिंग अटेंड करनी है। इसी के लिए तो जिगरा चाहिए, यही तो त्याग है, इसी को तो मैं हार्ड वर्क बोल रहा हूं। और ये मैंने यही किया। मुझे ध्यान नहीं है कि इस 5 साल के सफर में कभी कभी मैंने कभी अगर मीटिंग है और शादी है या सर्दी है, तो मैंने मीटिंग को चुना, मैंने ट्रेनिंग को चुना, मैंने इवेंट को चुना, मैंने जूम के सेशन को चुना। जिस टाइम जूम सेशन चलता है उस समय लोगों के पार्टियों का टाइम होता है, लेकिन हम कभी पार्टी में नहीं गए, हमने जूम सेशन को चुना। दिस इज हार्ड वर्क। यहाँ आपको मिट्टी के तसले नहीं उठाने, आपको यहाँ ईंटें नहीं उठानी, आपको सीमेंट का कट्टा नहीं पटकना है। और ये जो हार्ड वर्किंग है ना, यही इसमें सफल बनाती है, यही सफल बनाता है। और हार्ड वर्क एक और क्या है, देखिए इसको, ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ बहुत सरल हैं, लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। दुबई के जो किंग हुआ करते थे, जिन्होंने दुबई बसाया, वहां पूरा रेगिस्तान हुआ करता था, पूरा रेगिस्तान। लेकिन प्लानिंग, सिस्टम, और दुबई जैसा शहर बसा दिया। लेकिन एक उनका, जब मैंने उनके बारे में जब मैं पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा वो उस कमरे में बैठना 5 मिनट से ज्यादा बैठना पसंद नहीं करते थे, जिस कमरे में वो 5 लोग अगर होते थे और 4 लोगों को उनसे कम नॉलेज है, उस कमरे में वो 5 मिनट से ज्यादा बैठना पसंद नहीं करते थे। 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज थी कि 4 लोग जो हैं मेरे से कम सफल हैं, मेरे से कम नॉलेज रखते हैं, कम जानते हैं, तो वो उठ के चले जाते, बिकॉज ऑफ ओनली एक रीजन था कि मैं इनको मैं सिखा सकता हूं, मैं इनसे सीख नहीं सकता। तो जो लर्निंग एटीट्यूड है, ये भी हार्ड वर्किंग का हिस्सा है। आपको लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर रखना पड़ेगा, आपको सीखने की भावना अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि मुझे सीखना है। उन लोगों के साथ में हमेशा आप रहेंगे जिनको आप सिखाते हो, और उन लोगों के साथ में आप नहीं रहेंगे जिनसे आप सीख सकते हो। फिर आपकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, वो विचारों की शक्ति आपकी कैसे बढ़ेगी, आपके वो शब्दकोश कैसे बढ़ेगा, कैसे कैसे आप सीखेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे फिर बड़ा काम कैसे होगा, वो दुबई जैसा शहर कैसे बसा सकते हैं आप, वो बुर्ज खलीफा कैसे बनाएंगे आप, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जब पीने के पानी की एक बूंद नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पीने का पानी मिलता है। वो कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? जो समुद्र चारों तरफ है, वहां भी पीने के लिए पानी मिलता है। कैसी मशीनें बना दी, क्या टेक्नोलॉजी आ गई वहां पे, क्या कर दिया उस इंसान ने, पूरा बदल के रख दिया। दिस इज हार्ड वर्किंग। और हार्ड वर्क यही है, हार्ड वर्क यही है कि अब अगर हम उन्हीं लोगों में रहेंगे जहां हम सिखा रहे हैं, और सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं है, सीखने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे बुर्ज खलीफा बनाएंगे, कैसे वो ताजमहल बनाएंगे, कैसे वो लाल किला बनाएंगे, कैसे वो हवा महल बनाएंगे, कैसे वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनेगा, कैसे वो बड़ा बैंक बैलेंस आएगा, और मर्सिडीज 1.5 करोड़ की जो सुरेखा मैम के पास है, कैसे वो एस क्लास आएगी? नहीं आ सकती दोस्तों। इसके लिए हमको दायरा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उस हर व्यक्ति से सीखना पड़ेगा जो व्यक्ति हमें सिखा सकता है। दिस इज हार्ड वर्किंग। और हार्ड वर्क का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, ये हार्ड वर्क है भाई, इसको करना नहीं चाहते लोग, अपने एटीट्यूड को बदलना नहीं चाहते, उनको लगता है ये तो हार्ड वर्क है, मैं सीखूं कैसे भाई, मैं आज तक सिखाता आया हूं, मैं कैसे सीख सकता हूं किसी से? यही एटीट्यूड उसको पूर्ण बना देगा, गरीब बना देगा, असफल कर देगा। दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ एक स्लाइड का उपयोग किया, वो है सुरेखा मैम ने जो मुझे दिया, हार्ड वर्क जो टॉपिक मुझे दिया, मेरी नजर, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे लिए ये है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब ये जो जितनी भी सारी चीजें मैंने बोली है, ये आपको करनी पड़ेगी। सुबह 9 to 9 फॉलो करना पड़ेगा, 9 बजे आपको घर की दहलीज त्यागनी पड़ेगी, और रात को 9 बजे घर में आना पड़ेगा, 9 से 10 बजे। आप 10 to 10 कर सकते हैं, 9 to 9 कर सकते हैं, आप 11 to 11 कर सकते हैं, आप 8 to 8 कर सकते हैं।
ये मेरा बिजनेस है भाई। मैं 12 की जगह पर अगर 14 घंटे मेहनत कर लूंगा तो क्या बिगड़ेगा भाई? नहीं बिगड़ेगा ना कुछ। ये मेरा बिजनेस है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, सपने पूरे मेरे होंगे। वो मर्सिडीज एस क्लास मेरे पास आएगी, वो करोड़ों का जो घर है, वो फ्लैट है, वो मेरे पास आएगा, बंगला मेरे पास आएगा। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ये जो मेरापन है, ये हमको पहुंचाएगा हार्ड वर्किंग तक। ये चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ऑनरशिप, हार्ड वर्किंग, ये हमारे से चीजें जुड़ी हुई है। और ये चीज जब हमारे अंदर पैदा होगी, ये चीज हमको आगे बढ़ाएगी। और इसके लिए अगर हम तैयार हैं, तो वो सफलता का मंजिल दूर नहीं, वो मंजिल दूर नहीं है, वो मंजर दूर नहीं है, वो हमको वहां तक पहुंचाएगा। और मैं देख पाता हूं कि लोग ना तो ओनरशिप लेने के लिए तैयार है, ना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। बस उन्होंने तो एक लाइन जो है रट ली है कि दिस इज स्मार्ट वर्क, डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज स्मार्ट वर्क। हाँ, स्मार्ट वर्क है, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, हर उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जो आपका कंसल्टेंट बन सकता है। हर शहर में जाना पड़ेगा, हर गांव में जाना पड़ेगा, नाड़ी में जाना पड़ेगा, हर हर जगह आपको जाना पड़ेगा जहां से एक व्यक्ति आपको मिल सकता है। ये स्टार्टिंग में हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। देन उसके बाद में स्मार्ट वर्क स्टार्ट होगा। आज आज अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो आज मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, आज मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, मुझे वो हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है। आज मेरी टीम में लोग इतने जिम्मेदार हो गए हैं कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे वहां जाना पड़ता है। मैं उनको टीम जो मीटिंग देता हूँ, उनके इवेंट करता हूँ, उनके लिए मैं जलवा जैसा बड़ा प्रोग्राम करता हूँ, उनके लिए मैं आरटीपी करता हूँ, उनके लिए मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ। दिस इज स्मार्ट वर्क। लेकिन लोगों की गलतफहमी ये भी है कि डायरेक्शन को हमने चुन लिया, नेटवर्किंग में हम आ गए, मोदी करने हम आ गए, बस स्मार्ट वर्क है। और उस ओवर कॉन्फिडेंस में वो बैठे रहते हैं कि दिस इज स्मार्ट वर्क। दोस्तों, स्मार्ट वर्क है, गारंटी से सुरेखा मैम के लिए स्मार्ट वर्क बन चुका है। मेरे जैसे लाखों हजारों लोगों का जीवन बदल गया है, और वो खड़े रहते हैं कि मैम कब किस चीज का आदेश लेंगे। यही इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, इस स्तर पे पहुंचने के लिए हमको ये जो हार्ड वर्क है, ये हमको करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मेरे जीवन में एक चीज और है, और वो है परसिस्टेंस, अटलता, दृढ़ता, जिद्दीपन। ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में भैया। ये इतना जरूरी है जितना आपके शरीर के लिए भोजन जरूरी है, जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जल जरूरी है। ये इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए उतना ही जरूरी है परसिस्टेंस, अटलता, दृढ़ता, जिद्दीपन। ये जब तक नहीं है हमारे अंदर, एक मैं सूत्र बता रहा हूं आपको, आज एक सूत्र बताता हूं आपको। और इस सूत्र पे मैं काम करता हूं कि पेशेंस प्लस सस्टेन एफर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पेशेंस प्लस सस्टेन एफर्ट्स इज इक्वल टू परसिस्टेंस। पेशेंस धैर्य, सस्टेन एफर्ट्स मतलब प्रयास की निरंतरता, और उसके बाद में है अटलता। पेशेंस जब तक नहीं है हमारे अंदर, और प्रयास की निरंतरता जब तक हमारे अंदर नहीं है, परसिस्टेंस कैसे होगा भाई? कैसे आएगी अटलता? कैसे आएगी ये जिद्दीपन? कैसे होगा? बहुत से लोग कहते हैं सर 6 महीने हो गए, मोदी केयर से पैसा नहीं आ रहा। बहुत से लोग कहते हैं सर 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूं, 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूं, और अभी मेरा चेक 20,000 रुपए का नहीं है। कितने का चेक है भाई? 10,000 का चेक है। मैं 1.5 से 2 साल से मेहनत कर रहा हूं। अच्छा जी, तो इसमें कमी किसकी है? बोले सर अपलाइन की, बोले सर कंपनी की, बोले सर प्रोडक्ट की। और अटलता आपके अंदर नहीं है, परसिस्टेंस आपके अंदर नहीं है, दृढ़ता आपके अंदर नहीं है, जिद्दी आप नहीं हो, और दोष दे रहे हैं अपलाइन को, दोष दे रहे हैं सिस्टम को। नहीं नहीं, ये गलत है। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए, किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए
लंबे रहने की क्षमता को ही परसिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे रहने की क्षमता मतलब निरंतरता रखते हैं। दूरगामी परिणाम जो मिलने वाले हैं, आज तो मर्सिडीज नहीं आएगी मेरे पास में, लेकिन मुझे पता है कि आएगी जरूर। आज तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि बढ़ेगा जरूर। तो दूरगामी परिणाम के लिए, किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए, और उद्देश्य क्या है कि मुझे सफल होना है, मेरा उद्देश्य है मैं सफल हो जाऊं। तो दूरगामी जो मेरा उद्देश्य है, उसके लिए डटे रहना, रुके रहना और रहने की क्षमता ही परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस की परिभाषा यही है, जिद्दी बने रहना है उस कामयाबी के लिए जो हमें मिलने वाली है। जिद्दी रहना है, हमें अडिग रहना है, हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे अंदर अटलता होनी चाहिए कि आज नहीं है लेकिन कल होने वाला है। आज हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? जो कल हमें मिलने वाला है, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें पता है कि आज मर्सिडीज नहीं है। बहुत से लोग, जब आप जाते हैं मोदी केयर को लेके और मोदी केयर की जब चर्चा करते हैं, तो लोग, मैं जब शुरू में था तो मैं जगत सर के बारे में, मैं मलिक सर के बारे में, मैं सुरेखा मैम के बारे में बताता था, तो लोग कहते थे मेरे से, अजय उनके पास पैसा आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास क्या आ रहा है? तो मैं ये कहता था, मेरा जवाब होता था, मैंने तो स्टार्टिंग, दिस इज माय बिगिनिंग, मेरी अभी शुरुआत है, लेकिन उनके पास आ रहा है, उनके पास आ रहा है। तो ये दूरगामी उद्देश्य हुआ मेरा, दूरगामी उद्देश्य हुआ मेरा, मतलब आज नहीं है लेकिन आने वाला है। और उसके लिए मुझे जिद्दी रहना है, उसके लिए मुझे पेशेंस रखना है, उसके लिए मुझे सस्टेन्ड एफर्ट्स लगाने हैं, मतलब प्रयास की निरंतरता रखनी है मुझे, प्रयास की निरंतरता मुझे रखनी है, प्रयास करते रहने हैं। ये बिजनेस एक दो महीने के लिए नहीं है, एक दो साल के लिए नहीं है, हमेशा आपको प्रयास की निरंतरता रखनी है। नए लोगों पे काम करना है, नए लोगों को ज्वाइन कराना है, नए लोगों की आईडी बनानी है, नए लोगों को शॉपिंग करानी है, पुराने लोगों को ध्यान रखना है, पुराने लोगों को कॉलिंग करनी है, पुराने लोगों को याद दिलाना है कि तुम किस लिए आए थे, किस लिए आए थे, मोदी को ज्वाइन क्यों किया था, आप ये कर सकते हो। आपको जामंच बन के उसको, उसकी ताकत का आवाज कराना है आपको, और नए लोगों पे काम करते रहना। दिस इज सस्टेन्ड एफर्ट्स, दिस इज पेशेंस, दिस इज परसिस्टेंस। यही तो है, और क्या है? यही तो है दोस्तों। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं मोदी केयर में आया था, पहला चेक जब 165 रुपए का बना था, मुझे पता है आज लाखों रुपए नहीं आएगा। और जब लोग मेरे से कहते थे, अजीत वो तो उनके पास आता है, आपकी अपलाइन के पास आता है, आपके पास क्या आता है, तो मेरा सीधा सा सवाल होता था कि लाखों रुपए मेरे पास आज आता नहीं है, लेकिन ध्यान से मेरी आंखों में देखोगे तो आज मेरी आंखों में आपको लाखों रुपए दिखेगा। और ऐसा समय कल आने वाला है जब मैं अपने हाथों में आपको लाखों रुपए का चेक दिखाऊंगा। आज मेरी आंखों में देख लो, वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास, वो भरोसा, वो विश्वास मेरी आंखों में देखो, आप मेरी आंखों में नजर आएगा। वो एक एक जो है वो 8 लाख का चेक मेरी आंखों में आज दिखेगा, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी मेरी आंखों में आपको दिखेगी, वो विदेश यात्राएं मेरी आंखों में दिखेगी। आज नहीं है तो क्या हुआ? हम दूरगामी परिणामों के लिए तो आज मोदी केयर कर रहे हैं। 24 साल लग गए सुरेखा मैम को, 24 साल। तब आता है भैया 1.25 करोड़ से ज्यादा पैसा घर में, तब आता है। आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल सा। अब मैं उदाहरण वो देता हूँ जो जल्दी से समझ में आ जाए ना, इसका विस्का करने में और इंग्लिश ज्यादा जानने में बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता भैया। तो सिंपल सी बात आप समझ लो मेरी बात। सिंपल सी बात क्या है, मैं बहुत साधारण शब्दों में बताना चाहता हूँ। आप दूध पीते हैं, आप दूध का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के लिए, आप फ्रूट्स खाते हो, आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, आप वेलनेस लेते हो। अब ये नहीं है कि आपने जैसी जिंक्शन खाया और आपने उठा उठा के पटक दिया सबको, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। आपने अभी जिंक्शन खाया और जो आप 10 किलोमीटर दौड़ लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और दूध पीने के बाद में पता लगे कि आपको जो है अंदर से एकदम ताकत आ गई, ऐसा नहीं होता है। दूध अपना काम कर रहा है बॉडी में, दूध अपना काम कर रहा है, फ्रूट्स अपना काम कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स अपना काम कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज अपना काम कर रही है। आज 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 20-20 किलो फैट लेके घूमते हैं लोग, इतने मोटे मोटे पेट लेके घूमते हैं, और वो 2 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं, मेरा कम नहीं हो रहा, मेरा कम नहीं हो रहा। अरे वो व्यायाम अपना काम कर रहा है, एक्सरसाइज अपना काम कर रहा है, वो प्राणायाम अपना काम कर रहा है, वो मेडिटेशन अपना काम कर रहा है, वो दूध अपना काम कर रहा है। ये दिखता नहीं है, दूरगामी परिणाम है भाई।
और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा आता है ना, छोटा सा, वो प्लास्टिक की बोतल भी हुआ करती है और कांच की भी बोतल हुआ करती है, और दुकान पर जाएंगे तो बाहर लिखा रहता है देसी ठेका, देसी ठेका। उस देसी ठेका पे से वो थोड़ा इतना सा है ना, वो लेके देखना आप, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है उसके बारे में नाम क्या क्या होते हैं, लेकिन लेके देखना, और वो आप एकदम पी लेना उसको, उसके दूरगामी परिणाम नहीं आते हैं, उसके तुरंत परिणाम आते हैं, तुरंत परिणाम आते हैं उसके। और फिर नाली में से कोई उठाता है, फिर फिर दो चार पांच लोग पीट भी जाते हैं, फिर गृह क्लेश होता है, घर में आते हैं तो बाहर भी पिटपटा के आते हैं, बहुत से लोगों में तो सर में टांके भी लगते हैं, हाथ पैर में भी टांके लगते हैं, होठ भी फट जाते हैं उनके, वो तुरंत परिणाम आते हैं उनके, इंस्टेंट उसके रिजल्ट आते हैं। तो क्या हम वो इंस्टेंट रिजल्ट वाली कंपनियां ज्वाइन करेंगे हम, जो तुरंत फायदा देती हैं, तुरंत पैसा देती हैं? अगर मन में भी विचार चल रहा है तो मत करना, क्योंकि ये देसी पौवा का काम करती है। और मोदी केयर आपको दूध का काम करता है, ड्राई फ्रूट का काम करता है, आपको फ्रूट्स का काम करता है, आपको वेलनेस का काम करता है भाई। तो मैं बताना चाह रहा हूं परसिस्टेंस क्या है, ये यही तो है अटलता। इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। हमारी अप्लायंस, हमारी गुरु माँ, इनको आज देखो ना कितना टाइम लगा, 20-25 साल लग गए, 23-24 साल लग गए, और आज 1.5 से 1.5 करोड़ रुपए महीने का चेक। अरे भैया मशीन रखनी पड़ती है घर में, 1.25 करोड़ से ज्यादा पैसा गिनने के लिए। ये नहीं है कि बटुआ निकालो, बटुआ में से 11 रुपए निकाल के दान कर दिया, ना ना ना, मशीन रखनी पड़ती है, मशीन रखनी पड़ती है। आप कब तक गिनोगे भाई? 1 महीने की इनकम को आपको गिनने के लिए मशीन रखना पड़े, इसका मतलब आप परसिस्टेंस में हो, मतलब आप अटलता में हो, आप दृढ़ संकल्प आपने ले रखा है, आप जिद्दी हो, जिद्दी, आपके अंदर जिद है, जिद। और इसके साथ ही एक चीज और जोड़ लो, और वो है कि जब तक भिड़ोगे नहीं, जब तक बढ़ोगे नहीं। ये जिद से भिड़ना पड़ेगा, जिद को लेके अटलता के साथ आपको भिड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ भिड़ना पड़ेगा, पूरी ताकत से आपको बल्ला घुमाना पड़ेगा, तभी चिपका जाएगा। नहीं तो टुक टुक करते रहना गड़बड़ की तरह। वो हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए तो आपको पूरा घूमना पड़ेगा दोस्तों, जो धोनी जी मारते हैं। तो मैंने कहा किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक रहने की क्षमता ही, लंबे समय तक टिके रहना, लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता ही परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस। और इसीलिए हमारी जितनी भी बड़ी लीडरशिप है, जितनी भी बड़ी लीडरशिप है, इनको किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 24 साल हो गए, किसी को 22 साल हो गए, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते थे कि हम क्या काम कर रहे हैं, इसलिए टिके हैं। और आज इनकी सजगता से, इनकी समझदारी से, इनके दूरगामी उद्देश्य की वजह से, ये विजनरी थे, ये दूरदर्शी थे, इनकी वजह से हम जैसे आप जैसे लोगों का जीवन सुधर रहा है, आज हम जैसे आप जैसे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों यही चीज है, यही चीज है जो इस एक नॉर्मल इंसान को, मेरे फादर तो किसान थे, गांव के सरपंच थे, मुखिया थे, वो बात अलग है, लेकिन किसान भी तो थे भाई, किसान थे, सिंपल। लेकिन लेकिन उन्होंने जीवन में एक चीज सिखाई, और उन्होंने सिखाया, और वो है अटलता, वो है परसिस्टेंस, वो है पेशेंस, वो है सस्टेन एफर्ट्स, प्रयास की निरंतरता। आगे बढ़ते रहो, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ते रहो, सफलता मिलेगी। जिद्दी बनो, छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना, भागना नहीं है, लगे रहो, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, सफलता को आना पड़ेगा, सफलता को आना ही पड़ेगा। ये चीज उन्होंने हमको सिखाई, और आज हम अप्लाई से भी सीखते हैं, अपलाइन भी वही हमको सिखाती। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, ये अगर, मुझे पता है आप बहुत विद्वान हैं, मुझे पता है कि आप बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है कि आपके अंदर सब कुछ है, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप बहुत प्रयासरत हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं, मैं किसी को इतना बड़ा लीडर नहीं हूं, इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं कि मैं आपको ज्ञान दे पाऊं।
मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें मैंने अपने वर्किंग में मैंने शामिल करी, अपनी लाइफ में मैंने शामिल किया, और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इसकी वजह से मुझे सुरेखा मैम अपने सेशन का हिस्सा बनाती है। इसकी वजह से मुझे वो जिम्मेदारी देती है। उनको पता है कि ये बंदा ओनरशिप लेता है, जिम्मेदारी उठाता है, और यही कारण है कि आज इन चीजों को फॉलो करने वाले लोग हर दिन ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज वो सपनों के बहुत नजदीक हैं, आज वो अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। यही कारण है कि उनका हर एक सपना पूरा हो रहा है। तो दोस्तों, असफल होने के 1000 कारण हो सकते हैं, असफल होने के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन सफल होने का सिर्फ एक काम है, एक कारण है, और वो है जो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी। ये कुछ चीजें अगर हम जीवन में शामिल कर लें, अपने वर्किंग स्टाइल में हम शामिल कर लें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको अमीर बनने से रोक ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको कामयाब बनने से रोक ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको आगे बढ़ने से रोक ले। सो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग आगे बढ़िए, अपने सिस्टम को फॉलो करिए, अपलाइन के सिस्टम को फॉलो करिए, हमेशा अपलाइन का रिगार्ड करिए, अपलाइन को फॉलो करिए, अपलाइन के बनाई हुई सिस्टम को फॉलो करिए, कंपनी के बनाई हुए सिस्टम को फॉलो करिए, और ये बिजनेस मेरा है, ओनरशिप उठाइए, और आप अपने लिए काम कर रहे हैं। आज ही डिसीजन लीजिए कि आप अगले संडे को आप कौन सा इवेंट कर रहे हैं, अगली छुट्टी आने वाली उसको, और वर्किंग डे में कौन सा इवेंट कर रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी आप करने के लिए तैयार हैं। जितनी भी आपकी टीम में एसिडीज है, दिलाइए उनको गाड़ी, बनाइए उनको जिम्मेदार। तो फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड, और मैं इतना ही मुझे टाइम दिया गया था। आप लोगों से बात करने का बहुत मन है, और सुरेखा मैम का जब सेशन होता है, सुरेखा मैम खास करके सेशन में जब होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैम को सुने और मैम को सीखे। तो सो थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने ये सेशन अटेंड किया, आप सेशन के हिस्सा बने। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सेशन का हिस्सा बनते रहिए, जितने भी लीग के प्रोग्राम होते हैं बनाते रहिए और सीखते रहिए। तो सुरेखा मैम है हमारे, ओके, तो ओवर टू आज के होस्ट। हम सब लोग मिलके एक बार इस चैनल के लिए, इस सेशन के लिए सुरेखा मैम का धन्यवाद देते हैं, और जो है तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसा सेशन उन्होंने चलाया जिससे हर एक व्यक्ति को, हर एक लीडर को मौका मिल रहा है। सो आज के होस्ट, जबरदस्त होस्ट और मेरे डायनामिक लीडर, ओवर टू यू सर, सीके शर्मा जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, आज आपने जो 3 बिंदु बताए बहुत ही शानदार बिंदु थे, और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इन बिंदुओं को उतार लेता है, ओनरशिप, हार्ड वर्किंग और परसिस्टेंस, तो उसकी सफलता को किसी भी क्षेत्र में कहीं नहीं रोका जा सकता। और जो लीडर टाइप लोग होते हैं उनमें ये 3 ऑलरेडी उपस्थित होती है ये चीजें। कुछ लोग डेवलप कर लेते हैं इन चीजों को और सफल हो जाते हैं। तो सर, आपकी जो ये तीनों बिंदु हम याद रखेंगे, आगे बढ़ने वाले इनको लेकर, और आप विश्वास मानिए सर, आपका सर बहुत, मतलब मैडम का आपका सर बहुत ऊंचा करेंगे हम आने वाले टाइम में, बहुत बड़ा करेंगे कुछ। तो थैंक यू सर, आज आपने समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और जो भी लोगों ने इन बिंदुओं को सुना है, नो डाउट उनकी जिंदगी में कोई न कोई निखार आएगा अगर वो इन पर चलते हैं। कुछ कमियां आपने ऐसी बताई थी सर कि जैसे लोग ओनरशिप नहीं लेते हैं, उस पर जो चीजें बताई वो वास्तव में विद्यमान है लोगों के अंदर, वो नहीं ले रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं 16% पे आपने ले लिया, लोग अभी डायमंड लेवल तक पर भी नहीं ले रहे हैं, वास्तव में सही बात है, और जो नहीं ले रहे हैं वो पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो आपकी बात से आज एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली थी कि कुछ लोगों के चेक नहीं बढ़ रहे, 20 महीने हो गए, 2 साल हो गए। उसका कारण ये है कि उन्होंने सीखना बंद कर दिया, और जब सीखना बंद कर देंगे तो जहां तक आपको आता है वहां तक का चेक आएगा, और जब भी आगे लेना है चेक आपको, तो आपको नई चीजें सीखनी होंगी, और इसके लिए हमें निरंतरता, हार्ड वर्किंग और ये ओनरशिप, ये सब रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस कमांडो ट्रेनिंग जो आप सभी को कमांडो बनाती है, और जिंदगी में केवल एक फौज में ही कमांडो नहीं होते हैं, आपकी अपनी लाइफ की जो रेस है, जो युद्ध है, उसके भी आप कमांडो हैं, और ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में बहुत बड़ा काम करती है। दोस्तों, ये हमारे सॉफ्टवेयर, ये हमारा जो माइंड का सॉफ्टवेयर है,
उसके अंदर कुछ चीजें संचालित होती हैं, जिनके अंदर ये चीजें होती हैं, वो होते तो हम जैसे ही हैं, लेकिन सफलताएं कुछ निराली होती हैं उनकी। और जिनमें ये चीजें नहीं होती हैं दोस्तों, वो देखने में हमसे अच्छे और बलिष्ठ दिख सकते हैं, लेकिन उनके पास सफलता नदारद रहती है। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द नहीं है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी जिंदगी में निखार लाने वाले हैं, आपको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को अपनाइए, लीडर्स अपनी जिंदगी में लेके आइए और इनके साथ, इन चीजों के साथ आगे बढ़िए। बहुत बड़ा मुकाम पाएंगे आप। अभी जितने भी लोग हैं मोदी केयर के अंदर, जो जितना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, उन सब में ये चीजें विद्यमान है। क्या आपके अंदर हैं? अपने आप को परखिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और फिर वापस इसी कमांडो ट्रेनिंग के अंदर आप बने रहिए, छोटी छोटी चीजों को सीखते रहिए और नई नई, और अपनी टीम को भी बैठाइए, सिखाइए, क्योंकि आप उन्हीं के मार्फत, क्योंकि ये क्या है, ये मोदी केयर क्या है? मोदी केयर एक नेटवर्किंग कंपनी है और इसके अंदर आपको अपने लोगों को साथ में खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ सबका साथ सबका विकास है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप यहाँ बड़ा काम नहीं कर सकते। अकेले तो आप जिंदगी में भी कर रहे थे ना, क्या हुआ था? और यहाँ जब हम टीम के साथ काम करने लगे तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होने लगी। तो अपनी टीम को भी साथ लेके आइए, लोगों को समझाइए, उनको बताइए और एक बार सेशन अटेंड करवाइए। यहाँ इस कमांडो ट्रेनिंग में जितने भी लोग ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं, वो जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम प्राप्त कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म से, और यहीं से आप प्राप्त करने वाले हैं आने वाले समय में। कुछ छोटे छोटे वायरस दिमाग से निकालिए, कुछ अच्छे अच्छे एंटीवायरस दिमाग में डालिए और बढ़िए आगे। थैंक यू सो मच।